नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। हस्तिनापुर की हवा भी उतनी ही गंदी थी। आर्यावर्त की सियासत भी उसी धुन में चल रही थी। किसानों का आंदोलन भी जारी था। धृतराष्ट्र का दरबार में आना जाना भी जारी था और संजय का कहानियां सुनाना भी जारी था। धृतराष्ट्र ने ऊँघते हुए कहा, आज बहुत सुस्ती सी लग रही है। कुछ नई ताजी सुनाओ संजय, कुछ ऐसा जिससे ताजगी और जोश आ जाए। धृतराष्ट्र की फरमाइश से ऐसा लगा कि उनकी दिलचस्पी विस्तृत कहानियों की बजाय दिन भर के मुख्य समाचारों में है। लिहाजा पेश है अब तक के मुख्य समाचार वाले अंदाज में। संजय ने कहा, महाराज पूरा देश ही कॉमेडी करने लगा है, इसलिए असली कॉमेडियन अब कॉमेडी छोड़कर कुछ गंभीर करने की सोच रहे हैं। 600 से ज्यादा टिकट बेचने के बावजूद जब मुनव्वर का शो रद्द हो गया तो उन्होंने ट्विटर पर बताया कि उनके साथ जो हुआ है वो अनुचित और अन्यायपूर्ण है। उनके ट्वीट उस दर्द और पीड़ा को दर्शाते हैं जिसका सामना एक कलाकार को सच बोलने के लिए करना पड़ता है। दूसरी ओर इस तरह की चालबाजियों के पुराने शिकार कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर बताया कि कैसे उनके 20 शो रद्द कर दिए गए, कारण वही जिनके लिए मुनव्वर के शो रद्द कर दिए गए थे। हालांकि इस तरह के नफरत भरे कदमों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के बाद कामरा ने अपने ही व्यंग्यात्मक अंदाज में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, कुणाल कामरा कॉमेडी कैसे कर सकते हैं जबकि एक मुनव्वर को कॉमेडी छोड़नी पड़ती है। हम इस तथ्य में सांत्वना पा सकते हैं कि सत्तारूढ़ सरकार कम से कम समान रूप में अत्याचार करती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। संजय की यह उलटबाजी उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, चल क्या रहा है? ऐसी कौन सी कॉमेडी अभी बाकी थी आर्यावर्त में? कॉमेडियंस को खतरा महसूस होने लगा। संजय ने कहा, दरअसल कॉमेडी की दुनिया में जम्बूद्वीप वाले योगीराज का सूबा हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। आए दिन कॉमेडी की ऐसी ऐसी इबारतें लिखी जा रही हैं कि फुल टाइम कॉमेडियंस का करियर असुरक्षा के भंवर में गोते लगाने लगा है। करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। इतना कहकर संजय ने एक और फिल्म पेश कर दी। गजब हाल, उद्घाटन का नारियल टूटा नहीं, सड़क ही टूट गई। तस्वीरों में देखिए सच्चाई। कानपुर, बकरी सरकारी दफ्तर से फाइल लेकर भागी, कर्मचारी पीछे पीछे दौड़ता दिखा। फाइटर प्लेन का चोरी हुआ टायर मिला, चोर बोले ट्रक का पहिया समझ ले गए थे। सीबीआई ने फरार 9 पुलिसकर्मियों की फोटो जारी की। 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ। 9 महीने पहले पुलिस कस्टडी में युवक को पीटकर मार डाला था। धृतराष्ट्र को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो आदमी फाइटर प्लेन का पहिया चुरा कर ले गया था, वो उसे कहाँ फिट करने की सोच रहा था। संजय से कुछ कहते नहीं बना। बस उन्होंने इतना ही कहा, जम्बूद्वीप की कॉमेडी ऐसी ही है महाराज। धृतराष्ट्र को जिस ताजगी और जोश की तलब थी वह संजय ने मुहैया करवा दी थी। धृतराष्ट्र चैतन्य की शीर्ष अवस्था में जाकर बोले, डंकापति की क्या खबर है? धृतराष्ट्र के मुंह से निकला यह शब्द अखिल ब्रह्मांड में गूंजकर पंच तत्वों में विलीन हो गया। संजय ने कहा, इन दिनों डंकापति अपने दरबार में व्यस्त हैं। स्वभाव से ठहरे लोकतांत्रिक, दरबार के पहले ही दिन उन्होंने अपनी ये लोकतांत्रिक मंशा जाहिर कर दी थी कि वो स्वस्थ बहस और विचारों के आदान प्रदान में यकीन करते हैं। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो। डंकापति के इस नजरिए से धृतराष्ट्र मन ही मन मुदित हुए। तारीफ में कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रहे। संजय ने आगे का हाल सुनाया। आगे जो कुछ हुआ वह इतिहास है महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र को शंका होने लगी। संजय ने कहा, डंकापति ने इधर बहस मुबाहिसे का दावा किया और उधर संसद में पहुंचते ही पलटी मार दी। जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर 1.5 साल से किचकिच मची हुई थी, उन तीनों कानूनों की वापसी वाले बिल पर बहस से पलट गए। विपक्ष चाहता था कि डंकापति के कहे के मुताबिक लेटर और स्पिरिट में बहस हो, लेकिन 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट में डंकापति ने कृषि कानूनों की वापसी का बिल
पास कर दिया बिना किसी बहस मुबाहिसे के। राष्ट्र ने एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। संजय ने डंकापति के दरबार का पूरा हाल बताने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने आगे कहा, राज्यसभा में तो अति ही हो गई। अगस्त के मानसून सत्र में 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। अब उन्हें फिर से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। जानकार बताते हैं कि डंकापति ने यह काम राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत गिराने के लिए किया है। धृतराष्ट्र को डंकापति के इस खेल में ज्यादा मजा नहीं आया। उन्होंने संजय से कहा, कुछ और हो तो बताओ। संजय ने कहा, डंकापति ने बहस मुबाहिसे को सिर्फ अपने दरबार में ही मुलतवी नहीं किया है, बल्कि खबरनवीसों की डोर भी काट दी है। लॉटरी सिस्टम से आर्यावर्त की संसद को कवर किया जा रहा है। इसको लेकर खबरनवीसों में गुस्सा है। हालत यह है कि स्पीकर साहब कुछ और घोषणा कर रहे हैं और उनका स्टाफ जो है यहाँ लॉटरी सिस्टम लगा रहा है, जो बहुत ही हास्यास्पद है, निहायत अपमानजनक है पत्रकारों के लिए कि आज मैंने किसी विषय पर स्टडी करनी है, मैं पार्लियामेंट जा रहा हूं तो मेरे को कहा गया कि नहीं, आपकी तो लॉटरी 15 दिन बाद की निकली हुई है। तो ये जो अनप्रोफेशनल तरीके से आप पत्रकारों को डील कर रहे हैं, आप देश के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को, और उस चौथे स्तंभ को आप तहस नहस कर रहे हैं और आप इसको ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये आपका कोई ये पार्लियामेंट भवन नहीं, आपका कोई फार्म हाउस है। संजय कुछ और बोलते उसके पहले ही धृतराष्ट्र बोल पड़े। डंकापति से इस दोहरे चरित्र को सीखना पड़ेगा, यह कहकर उन्होंने सभा को मुलतवी किया और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार विनोद दुआ नहीं रहे। उनका परिवार आज के पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान से आजादी के वक्त भारत आया था, लेकिन वो पंजाबी नहीं थे, वो खुद को सरायकी कहते थे। विनोद दुआ का दिल्ली की शरणार्थी बस्ती से निकलकर टीवी पत्रकारिता की बुलंदी छूने का सफर अपने आप में एक दास्तान है। लेकिन विनोद दुआ की शख्सियत के बारे में एक वाक्य में जो बात कही जा सकती है वो ये कि पत्रकारिता में ताउम्र अपनी शर्तों पर जीने वाले वो इकलौते व्यक्ति होंगे। उन्होंने रंगमंच का तजुर्बा भी हासिल किया, फिर टीवी की दुनिया में चले आए। उनके दौर के पत्रकारों की पूरी पीढ़ी में वो अकेले पत्रकार थे जो खुद को शुद्ध टीवी पत्रकार कह सकते थे, जो कभी किसी अखबार से नहीं जुड़ा था। उन्होंने सरकारी दूरदर्शन में पेशेवराना रंग भरा, मुंहफट अंदाज से नेताओं को हरदम बेदम किए रखा। उनका जनवाड़ी कार्यक्रम तत्कालीन सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बन गया था। 80 के आखिर और 90 के शुरुआती दशक में आने वाला शो परख हमारी पीढ़ी के पत्रकारों के लिए पत्रकारिता का शुरुआती कहरा था। वो कभी अपने शो की स्क्रिप्ट नहीं तैयार करते थे, न प्रॉम्प्टर पर पढ़ते थे। बेधड़क, सीधे, दो टूक, बिंदास। उनकी भाषा उनके व्यक्तित्व का एक और आयाम थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी गायकी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। उनका आखिरी स्थापित काम एनडीटीवी इंडिया पर रहा, जहां उन्होंने पहले प्राइम टाइम शो किया। इसके बाद एकदम अलग रास्ता पकड़ते हुए खान पान का शो जायका इंडिया का शुरू किया। खाने और साथ में पीने का उन्हें शौक था। इसी कार्यक्रम से निकला उनका लोकप्रिय जुमला घर घर तक पहुंच गया, हम देश के लिए खाते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। विनोद दुआ गुलशन के कारोबार का हिस्सा हो गए। कारोबार खबरिया चैनलों का भी यथावत जारी है। इस कारोबार पर बात करें उससे पहले भाजपा के सुविख्यात नेता संबित पात्रा की बात कर लेते हैं। वो भी खबरिया चैनलों के कारोबार का बहुत अंतरंग हिस्सा हैं। इनको ITDC यानी भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। अब आप मुतमईन होकर सो सकते हैं कि टनाटन पर्यटन हो के रहेगा। नेता हैं, इनकी पार्टी सत्ता में है तो पार्टी ने बना दिया चेयरमैन। हर पार्टी ऐसा ही करती है, अपने लोगों को रबड़ी मलाई बांटती रहती है, इसमें नया क्या है। लेकिन पात्रा को लगता है कि यह पद उन्हें उनकी प्रतिभा के कारण मिला है, न कि पार्टी के कारण। मैंने MRCS किया लंदन से, उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में।
ये थोड़ा ज्यादा हो गया पात्रा जी। आपकी प्रतिभा भारत के टनाटन पर्यटन की राह रपटीली करने वाली रही है। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। निर्णय 80% हिंदुओं का देश है। निर्णय राम के हक में और हिंदुओं के हक में आएगा, आपके हक में नहीं आएगा। कर लो क्या करना है, बस क्या है भाई। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। मौलाना मंदिर वही बनेगा। मौलाना राम के लिए मुंह मत खोलना। आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। राम का नाम मत लेना मौलाना, गंदी जुबान से राम का नाम लेने की हिम्मत मत करना। मैं 500 रुपए दूंगा, आप मंदिर में आ जाओगे? आओगे मंदिर में कल? 500 रुपए दूंगा मैं, आओगे? इतना कमजोर है आपका इस्लाम? अब इनकी ये प्रतिभा देखकर 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के कितने पर्यटक भारत आएंगे। खैर, मसला सिर्फ इतना नहीं है। पात्रा जी को अपनी डिग्री का भी बहुत घमंड है। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। अब इस डिग्री से पात्रा की इस प्रतिभा की तुलना कीजिए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। आ गया ना मजा। पूरे टाइम पात्रा जो सिलेबस चलाते हैं उसकी तार्किक नियति गोबर में गिरना ही है। आप चाहे MD MS कर लें या फिर हार्वर्ड हो आए। बहरहाल, पात्रा ने इस दौरान कुछ और दावे किए जो तथ्यहीन है। मसलन ये वाला, UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय UPA की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था UPSC में। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA की सरकार थी और इस दावे पर अब तो और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उम्मीद है पात्रा जी जल्द ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा स्टे ऑर्डर ले आएंगे ताकि उनकी UPSC रैंकिंग का मसला कुछ इस तरह से निपट जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से RTI के जरिए PM मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। हुड़कचुल्लुओं के गुलशन का कारोबार निर्बाध निरंतर जारी रहा। एक नया हुड़कचुल्लू बड़ी बेसब्री से कोशिश कर रहा है। नाम है ऐश्वर्या कपूर। कि क्यों जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ, जो भी व्यक्ति देश पर सवाल उठाता है, जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वो कांग्रेस की तरफ क्यों भागा चला जाता है, या कांग्रेस पार्टी उसके लिए चुंबक की तरह क्यों इफेक्ट दिखाती है। अपराध और राजनीति का गठजोड़ आज की सच्चाई है। अगर इसके लिए आज किसी को कटघरे में खड़ा करना है तो सबसे पहले टेनी गुरु की बात होनी चाहिए। वो गृह राज्य मंत्री हैं और उनका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने के आरोप में जेल में है। अगर ऐश्वर्या का दृष्टि दोष संतुलित होता तो इन्हें नजर आता कि भाजपा के चुने हुए सांसदों में से 116 यानी 39% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, इसके 29 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तिहाड़ शिरोमणि के साथ इस बीच एक अलग ही दुर्घटना घट गई। उन्हें आबू धाबी में भाषण देना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। खैर, विरोध के बाद भी वो आबू धाबी गए और भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया और ट्विटर पर दावा किया कि वो इस्लामोफोब नहीं है। कुछ लोग यूं ही उन्हें बदनाम कर रहे हैं। ये बात सुधीर चौधरी अमावस की काली रात में गंगा में कमर भर पानी में डूब कर कहेंगे, तब भी उनकी इस बात पर शायद ही किसी को यकीन होगा। और अब इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं, कुछ लोग गजवाए हिंद का सपना देखने लगे हैं। जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती चली गई। जो लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, वो अब इस सपने को तलवारों और बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और जहरीली विचारधारा के दम पर पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको धर्म परिवर्तन के 7 सीक्रेट कोड्स के बारे में बताएंगे। पहला कोड है अल्लाह के बंदे। ये कोड वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो मूक बधिर लोगों के लिए साइन लैंग्वेज में बने वीडियोस को सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते थे। भारत की राजधानी दिल्ली में है ये, लेकिन जब हम गए तो ऐसा लगा जैसे हम कोई वाघा बॉर्डर पर या अटारी बॉर्डर पर या किसी और देश में कहीं पहुंच गए हैं। लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है, पूरे देश के साथ धोखा दिया है। सुधीर चौधरी और उनके जैसे तमाम एंकराओं की सफलता की इमारत इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर खड़ी हुई है। ये बात 1000 तरीकों से 1000 बार सिद्ध हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना है।
हम हमेशा कहते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री विज्ञापन से पूरी तरह आज़ाद मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो फिर हमारा काम कैसे चलता है? हमारा खर्च हमारे सब्सक्राइबर्स उठाते हैं, वो सब्सक्राइबर्स जिनका भरोसा आज़ाद और विज्ञापन मुक्त मीडिया में है। ये लोग आपके बीच से ही आते हैं। सब्सक्रिप्शन को लेकर एक बात मैं आज साफ करना चाहता हूं कि जब हम आपसे सब्सक्रिप्शन की अपील करते हैं तब कई दर्शकों को लगता है कि हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। यह सही नहीं है। सब्सक्रिप्शन से हमारा मतलब है न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। हमारा सब्सक्रिप्शन आपके रोज़ाना के सिगरेट, चाय, कॉफ़ी के खर्च से भी कम है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब वक्त हो गया है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है। यह रिपोर्ट दिल्ली के द्वारका इलाके में एक चर्च में हुई तोड़फोड़ पर आधारित है। आरोप है कि बजरंग दल और कुछ अन्य हिंदूवादी संगठनों ने चर्च के ऊपर न सिर्फ हमला किया बल्कि जातिवादी फब्तियां कसी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। हम मौजूद हैं द्वारका के मटियारा गांव में, जहां 23 तारीख को ये चर्च का उद्घाटन किया गया। उसी के साथ साथ 28 तारीख को यहाँ पर एक मॉब का जमावड़ा हुआ संडे के दिन, जो इसकी फर्स्ट प्रेयर का दिन था। वहाँ करीबन 20 से 50 की संख्या में वीएचपी और बजरंग दल के लोग मौजूद थे, जिन्होंने चर्च को तोड़ने की कोशिश की गई। ये मैडम अभी 20 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है इनका, 21 तारीख को हम सारे इकट्ठे लोग हो गए, इनकी बात हो गई, भाई आप गांव में ये काम नहीं चलेगा, आप इनको खाली कर दो। इन्होंने खाली करने का हमें वादा दिया, आश्वासन दिया, लेकिन कल इन्होंने संडे को सुबह अपना प्रोग्राम फिर यहाँ पे जमा दिया। कम से कम 500 आदमी अंदर होंगे। तो अभी अब क्या आपका वो है? हम चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैडम, ये नहीं चलने देंगे। ये चीज़ें निंदनीय हैं, क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ही दुख का कारण है। बार बार कभी ये उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में भी रुड़की में हुआ और कभी छत्तीसगढ़ में। दिल्ली कैपिटल है पूरे इंडिया की, यहाँ पर सेफ था। अभी लाडू सराय में पिछले दिनों एक चर्च तोड़ा गया था, उसके बाद में ये दूसरी घटना है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।